दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच ब्राह्मण साम्राज्य के विषय में बताऊंगा। ब्राह्मण साम्राज्य जिसमें पहला नाम आता है शुंग वंश का, और शुंग वंश से आपका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है। क्वेश्चन आता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग के समय में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, यवनों का आक्रमण। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि यवनों का भारत पे आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था, और इसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन आता है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की राजधानी जो थी वो विदिशा थी। पहला क्वेश्चन क्या बना कि ब्राह्मण साम्राज्य में क्या था? पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण जाति से, बहुत सारे बुक के माध्यम से पता लगता है कि वो ब्राह्मण जाति के थे। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपका ब्राह्मण साम्राज्य, और जिसमें शुंग वंश आ गया। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। उसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन आता है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की राजधानी जो थी वो विदिशा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग की पराजय। क्वेश्चन आता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो किससे पराजित हो गए थे? तो मिनांडर से हो गए थे। पुष्यमित्र शुंग किससे पराजित हो गए थे? मिनांडर से। मिनांडर कौन है? तो इंडो यूनानी एक शासक थे, एक व्यक्ति थे, जो पुष्यमित्र शुंग को पराजय की मिला था। किससे? तो मिनांडर से मिला था। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि पुष्यमित्र शुंग की पराजय किससे हुई थी? तो मिनांडर से हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन अगला आता है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो भरहुत स्तूप का निर्माण जो है वो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि शुंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग थे, लेकिन शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो देवभूति थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। देवभूति की हत्या हो जाती है। उसके बाद इस ब्राह्मण साम्राज्य में ही अगला आता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि कन्नौ वंश। कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। और कन्नौ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। कन्नौ वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। अगला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद एक नया वंश आता है मगध पे, जिसका नाम सतवाहन वंश होता है। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिमुक थे। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? शिमुक थे। अगला क्वेश्चन आता है कि सतवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सतवाहन वंश की राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान थी। सतवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। अब क्वेश्चन आता है कि प्रतिष्ठान जो है वो कहाँ पड़ता है? तो प्रतिष्ठान जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा एक शहर था, और यह महाराष्ट्र में है। याद रखेंगे कि सतवाहन वंशों की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी, और जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसा था। अगला देखते हैं, सतवाहन काल में ही दो आपके लेखक हुए, जिसमें गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? तो हाल हैं। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि गाथा सप्तशती पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बृहद कथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बृहद कथा पुस्तक के लेखक गुनायड हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के ख्याल से दोनों पुस्तक आता है। नहीं हो तो बीपीएससी वगैरह में मैच करने के लिए इस पुस्तक को उठा के रख दिया जाता है। तो याद रखेंगे, गाथा सप्तशती के लेखक हाल हैं, और बृहद कथा के लेखक गुनायड हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतवाहन कालीन मुद्राएं। तो सतवाहन काल में बहुत अधिक मात्रा में मुद्राएं चलती थी। सतवाहन काल की जो मुद्रा थी, चांदी की थी, तांबे की थी, सीसा की थी, पोटियन की थी, और कांसे की थी। बहुत सारी मुद्राएं थी। अब इसमें क्वेश्चन आपका आता है कि सतवाहन काल में जो मुद्राएं थी चांदी की, उस पे किस चीज का अंकन होता था? तो अश्व का, अश्व यानी घोड़ा का चित्र उस पे अंकित होता था सतवाहन काल में। अगला क्वेश्चन आता है कि सतवाहन काल में जो आर्थिक लेन देन होती थी, सतवाहन काल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतवाहन काल में जो आर्थिक लेन देन होती थी एक दूसरे साम्राज्य के बीच या लोगों के बीच, तो वो था सीसा का सिक्का। बहुत एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि सीसा का सिक्का किस शासकों के द्वारा चलाया गया? तो सीसे की सिक्का सतवाहन शासकों के द्वारा चलाया गया। सतवाहन शासकों ने ही पोटीन की हुई सिक्का चलाई थी,
और शीशे की भी सिक्का चलाई थी। तो आर्थिक लेन देन में सातवाहन शासकों ने शीशे का उपयोग किया था। आगे देखते हैं, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आते रहता है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सबसे पहले किस शासकों ने किया। तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सबसे पहले सातवाहन शासकों ने किया। क्वेश्चन आएगा कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सबसे पहले किसने प्रारंभ की या सर्वप्रथम किसने चलाया। तो सातवाहन शासकों ने चलाया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी। तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत थी। और ये प्राकृत का प्रयोग पहली बार उपदेश के दौरान महावीर स्वामी के द्वारा किया गया। प्राकृत भाषा को ही अर्धमगही भाषा के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं, तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या है, तो प्राकृत है, जिसे अर्धमगधी भी कहते हैं। इसके बाद सातवाहन शासकों की राजकीय लिपि क्या थी। तो सातवाहन शासकों की राजकीय लिपि क्या होगी, ब्राह्मणी होगी। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि सातवाहन शासकों की राजकीय लिपि क्या होगी, तो ब्राह्मणी होगी। आगे देखते हैं, सातवाहन जो राजकुल था वो कैसा था। तो सातवाहन जो राजकुल था वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन समाज की जो भावनाएं थी, सातवाहन समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। क्योंकि इस वंश में यानी सातवाहन वंश में जो भी शासक हुए वो अपनी माता के नाम का टाइटल लगा के ही गद्दी पे बैठते थे। इससे यह पता लगता है कि वो जो समाज डेवलप कर रहे थे मातृसत्तात्मक था, लेकिन राजकुल जो व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक ही था। यानी गद्दी पे जो बैठेगा वो वंश का कोई लड़का ही बैठेगा, लेकिन नाम में क्या होता था, माता का नाम जुड़ा हुआ रहता था। यानी समाज जो डेवलप हुआ वो मातृसत्तात्मक था, लेकिन राजकुल जो था वो पितृसत्तात्मक था। आगे देखते हैं, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है कि उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किसने किया है। तो सातवाहन शासकों ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आते रहता है। आगे देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन है। तो पतंजलि है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन है, पतंजलि है। पतंजलि कौन है, तो पतंजलि का नाम आप लोग जानते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है, तो पतंजलि है। या योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि है। और इनका संबंध जो है पुष्यमित्र शुंग से है, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन हुए, तो पतंजलि हुए। अगला क्वेश्चन आता है कि मनु स्मृति का जो वर्णन है या लिखा गया किस काल में लिखा गया, तो शुंग काल में लिखा गया। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मनु स्मृति का संबंध किस वंश से है, तो शुंग काल से है। मनु स्मृति का संबंध शुंग काल से है। यानी शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे। यानी कह सकते हैं कि मनु स्मृति का संबंध पुष्यमित्र शुंग से है। अगला आज इतना ही शुंग वंश में। शुंग वंश एक छोटा चैप्टर था, इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं एग्जाम में वो मैंने आपको करवा दिया। धन्यवाद।